We are about to end with this chapter. बहुत छोटे छोटे 2 टॉपिक्स रह गए हैं और हमें भी कार्डियक साइकिल के बारे में भी पढ़ना है। एंड आई एम श्योर अभी तक तुम लोगों ने पढ़ना शुरू नहीं किया होगा। मैं एक्सटेंड कर रही हूँ उस क्लास को ताकि तुम लोग का सारी चीजें पढ़ लो, तुम सारे हार्ट के सारे फंक्शंस, हार्ट के सारे पार्ट से फेमिलियर हो जाओ। ठीक है, सो प्लीज स्टार्ट रिवाइजिंग एवरीथिंग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। ठीक है, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज ECG। ठीक है, एक मशीन होती है जो ECG मशीन हम उसको बोलते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं कि व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, सो ग्राफ है, समझ में आ रहा है, इट इज अ ग्राफ। सो इफ आई वांट टू राइट इट्स डेफिनेशन तो आई कैन राइट ECG is the graphical representation, is a graphical representation of what? क्वेश्चन ये आ जाता है, किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? पूरा पेपर पे ना ग्राफ बनता है, ठीक है, of electrical activity of heart during a cardiac cycle। एक कार्डियक साइकिल, एक हार्ट बीट, उस पूरी साइकिल में, ठीक है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना, ठीक है, हार्ट का डायस्टॉल एंड हार्ट का सिस्टॉल, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ सिंगल कार्डियक साइकिल। उसमें, ठीक है, सो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या आपका हार्ट ठीक से काम कर रहा है, क्या आपका एट्रियम ठीक से स्टिमुलेट हो रहा है, जो एसए नोड से इंपल्स आ रही है, क्या आपका वेंट्रिकल ठीक से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, वो सारी की सारी एक्टिविटी ये ECG से हमें पता चलती है थ्रू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सो ECG इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। ठीक है, ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। सो ये होता है हमारा ECG। अब ECG पे जो ग्राफ बनता है, ठीक है, आई कैन शो यू ECG मशीन। अभी हमें ECG कैसे होता है, कैसे ग्राफ दिखता है, वो हमने देख लिया। लेट मी ड्रॉ दैट पर्टिकुलर वेव फॉर यू। ये एक स्टैंडर्ड ECG का जो एक वेव होता है उसका रिप्रेजेंटेशन है। इसमें क्या क्या होता है हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास होता है एक P वेव। this is a P wave, okay, this is P। ये होती है हमारी Q R S कॉम्प्लेक्स, 1 2 और ये 3 Q R S, और ये एक होती है T वेव। अब ये अलग अलग वेव क्या क्या रिप्रेजेंट करती है, मैंने बॉक्स का डायमेंशन तुमको बताया कि जो 5x5 का हमारा बॉक्स होता है, ठीक है, और कितना 0.04 सेकेंड्स की बात वहां पे हो रही है और वहां पे 0.02, राइट। अब हमें ये देखना है कि P क्या इंडिकेट करता है, तो बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे नजर आ रही है। सो P वेव रिप्रेजेंट्स, ये हमें याद रखना है, जो P वेव है इट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। जब एसए नोड से इंपल्सेस जनरेट हुई थी तो एट्रिया एक्साइट हुए थे, ठीक है, जिसकी वजह से एट्रियम एक्साइट होके, जैसे उन्हें करंट मिला, वेव मिली, इंपल्स जनरेट हुई, वो एक्साइट होके कॉन्ट्रैक्ट हुए। जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जो, तो वो एक्साइटेशन वाला वेव है, दैट इज P वेव। So what is P wave represents? It represents electrical excitation, ठीक है, और एट्रियल डीपोलराइजेशन भी बोलते हैं। ये लास्ट क्लास में तुमको मैंने बताया था, पहले रेस्ट पे होगा, जैसे स्टिमुलेट हो जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइज। ये रेस्ट पे था, ये स्टिमुलेट हुआ, उसकी देखो ना, ये हमने पोटेंशियल की बात की थी ना, रेस्टिंग पोटेंशियल पहले इतनी थी, अब वो स्टिमुलेट हुआ, उसकी हाइट बढ़ी, उसमें पोटेंशियल आया, ठीक है, फिर वो वापसी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। सो दिस इज एट्रियल डीपोलराइजेशन, डीपोलराइज होना उसका, ठीक है, रेस्ट से एक्शन में आ जाना ऑफ एट्रिया। हाँ लक्षिता बोलो। मैम ये 0.4 क्या है? अभी बताती हूँ, छोड़ो इसको, अभी दोबारा समझाऊंगी इसको, ठीक है। ड्यूरेशन मैंने बॉक्स बताया था अभी,
5x5 का बॉक्स होता है हमारे ग्राफ पे, तो हमारी कुछ कुछ इंडिकेशंस होती है कि ये बॉक्स कितना ड्यूरेशन, मतलब ये वाला जो एक्सिस होता है ये ड्यूरेशन इंडिकेट करता है, और ये वाला जो एक्सिस होता है ये पोटेंशियल जो है वो हमारा एक्शन पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू इंडिकेट करता है मिली वॉट्स, और ये इन सेकेंड्स और मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो वो आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट। सो पी वेव रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और एट्रियल रीपोलराइजेशन, ठीक है। What is this QRS complex? Next we have QRS complex. ठीक है, this QRS complex it represents atria stimulate हुआ, एक्साइट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद वेव नीचे की तरफ जाता है एवी नोड से राइट लेफ्ट बंडल से होता हुआ पुरकिंजे फाइबर्स बंडल ऑफ पूरा तुम्हारे वेंट्रिकल्स में, फिर तुम्हारा एक्साइटमेंट हो जाता है वेंट्रिकल्स का। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स, दिस QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है, which initiates ventricle contraction। जब उसमें impulse activity आना शुरू हो जाती है, तो what it represents ventricular depolarization। What it represents ventricular depolarization, which leads to ventricular depolarization, which leads to contraction of both atria, sorry ventricular, which leads to contraction of ventricles, ठीक है। तो मतलब ये मान लो जैसे ही तुम्हारी क्यू वेव शुरू हो जाती है, ठीक है, जैसे तुम्हारी क्यू वेव आती है जस्ट इसके इमीडिएट क्या हो जाता है, तुम्हारा सिस्टोल शुरू हो जाता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू हो जाता है, ठीक है। ये पूरा इतना बड़ा वेंट्रिकुलर सिस्टोल है यानी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है। देन एट द एंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होगा, वेंट्रिकल्स अपना वापसी रेस्टिंग वाली फेज पे आना शुरू होंगे, उससे आएगी तुम्हारी टी वेव, टी वेव, ठीक है। तो जो तुम्हारा टी वेव होता है इट रिप्रेजेंट्स एट्रियल वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन नहीं, रीपोलराइजेशन यानी वापसी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना, ठीक है। सो टी वेव रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ठीक है। तो आई कैन से जो टी वेव का एंड होता है यानी वहां पे तुम्हारा आके सिस्टोल खत्म हो गया, ठीक है। तो द एंड ऑफ टी वेव marks the end of systole, marks the end of systole, ठीक है। और जो तुम्हारा ये होता है ना क्यू वेव से जहां से शुरू हो रहा है इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, जो क्यू है ना क्यू की स्टार्टिंग इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, ठीक है। तो अब क्या होता है, हम जैसे ये एक सिस्टोल ये दूसरा सिस्टोल है ना, तो एक वेव हो गया, ये एक कार्डियक साइकिल हो गया, ये दो हो गया, और इनको हम कैलकुलेट करके क्या कर सकते हैं, तुम्हारा हार्ट बीट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर वेव में थोड़ा भी डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, थोड़ी सी भी वेव, मतलब ये है नॉर्मल वेव, दिस इज नॉर्मल वेव, ठीक है। थोड़ा भी डिफ्लेक्शन इससे हुआ तो उस केस में क्या हो जाता है, एबनॉर्मल वेव्स आना शुरू हो जाती है, जो हम उस ग्राफ को देख के ये बता पाते हैं अच्छा पी वेव नॉर्मल नहीं हो रही है, पी वेव ऊपर नीचे हो गई, इसका मतलब जो एट्रिया है वो ठीक से डीपोलराइज नहीं हो रहा, वो ठीक से सिस्टोल एट्रियल सिस्टोल कॉज नहीं कर रहा। ओ क्यूआर इसमें दिक्कत आ रही है, इसका मतलब वेंट्रिकल्स के सिस्टोल में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो बाय observing these waves on this that graphical representation we can calculate we can have a rough idea of the disease a heart disease person is suffering from, क्योंकि अलग अलग हार्ट डिजीज में अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सबको, यस नो, के बहुत सारे इंटरवल्स होते हैं जिनका फिक्स ड्यूरेशन होता है, जैसे दिस वन है, यहाँ से मैं अगर शुरू करूं, यहाँ से ये ना यहाँ दिस इज, ठीक है, जैसे पी शुरू हुआ है
और जहां से मेरा आर शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा पी आर इंटरवल। व्हाट इज दिस? दिस इज पी आर इंटरवल। इसका भी फिक्स ड्यूरेशन होता है, ठीक है। इन सब के फिक्स ड्यूरेशन होते हैं, उसमें थोड़ा सा भी डेविएशन हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। ओके, ये वाला जो होता है दिस इज योर क्यू आर एस ड्यूरेशन, ठीक है। सिमिलरली यहां से तुम्हारा आर के जस्ट बाद से टी के एंड पे अगर मैं कैलकुलेट करूं, फ्रॉम हेयर, ठीक है, टू हेयर, दिस इज माई क्यू, मतलब जहां पे मेरा टी खत्म हो रहा है, हेयर, दिस इज माई क्यू टी इंटरवल, ठीक है। सो दीज आर इंटरवल जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ऐसे तुम्हारा क्यूटी इंटरवल हो गया, पी आर इंटरवल हो गया, ऐसे हमारा एस टी सेगमेंट होता है। ये यहां से शुरू किया मैंने, दिस इज एस, और ये मेरा टी जहां से शुरू हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज एस टी सेगमेंट, इसकी भी स्पेसिफिक लेंथ होती है, सबकी फिक्स ड्यूरेशंस होती हैं। तो डॉक्टर्स इसलिए ईसीजी देख के बता देते हैं जी, इसमें गड़बड़ हुई तो ये हो जाएगा, इसमें गड़बड़ हुई तो ये हो जाएगा, ठीक है, ऐसा ऐसा हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई दीज थिंग्स आर इंटरवल, ठीक है। जैसे जो तुम्हारा पी आर इंटरवल होता है, ये 12 से 20 से, मतलब 0.12 सेकंड से 0.02 सेकंड इसका वैल्यू होता है। सिमिलरली जो तुम्हारा क्यूटी इंटरवल होता है, ठीक है, क्यूटी इंटरवल की वैल्यू होती है 0.4 से 0.43 सेकेंड्स। दिस इज पी आर इज 0.12 टू 0.20 सेकेंड्स। सबकी फिक्स वैल्यूज होती हैं, ठीक है। थोड़ा सा भी डेविएशन होगा हमें पता चल जाएगा जी कुछ गड़बड़ हुई है। इतनी समझ में आई सबको? यस और नो? यस और नो? यस मैम। क्यूआरएस का जो ड्यूरेशन होता है तुम्हारा, ये भी हमारा फिक्स होता है, ठीक है। ये 0.08 से 0.10 सेकेंड कुछ रहता है इसका ड्यूरेशन, ठीक है। सो एवरीथिंग इज वेरी फिक्स्ड हियर। पी वेव इसका ड्यूरेशन होता है हमारे पास, और हार्ट रेट हमें पता ही है 75 बीट्स पर मिनट रहती है। तो जो 1 मिनट का ड्यूरेशन होगा, मतलब ये ड्यूरेशन इंडिकेट करता है ना, दिस इज ड्यूरेशन हियर। तो इस पूरे ड्यूरेशन में, राइट, कितना कितना बार ये वेव हमें नजर आ रहा है, उससे हम पल्स रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ईसीजी वाले हैं। ईसीजी हो गया, बहुत छोटे छोटे लास्ट टॉपिक्स। अच्छा, अब तो नीट के थ्रू ही होता है बच्चे, ठीक है। अब तो नीट के थ्रू ही होता है, पहले तो ये एम्स का एग्जाम होता था। चलो, तो अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज सर्कुलेशन, ठीक है। हमने डबल सर्कुलेशन का जिक्र किया था इस चैप्टर की शुरुआत में। क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए अब। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? When the blood circulate twice in our body is known as. ठीक है, राइट, कि हमें पता है, मैंने स्टार्टिंग में पार्शियल, सिंगल, इनकम्प्लीट, 2 चेम्बर्ड हार्ट, 3 चेम्बर्ड हार्ट, उस केस में हमने बात की थी। अब हम बात करते हैं डबल सर्कुलेशन की। डबल सर्कुलेशन, 2 सर्कुलेशन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि हम लोग बात करते हैं हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन की। तो इसमें हमारी 2 सर्कुलेशन कौन कौन सी होती हैं? एक होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन, और एक होता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन? कैन एनीवन टेल मी दैट? कोई भी बता सकता है मुझे व्हाट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन? चलो, मैं पहले डेफिनेशन लिख देती हूँ फिर समझा देती हूँ, या पहले मैं समझा देती हूँ फिर हम डेफिनेशन लिख लेंगे, ठीक है। तो हम अगली स्लाइड पे जाते हैं। हमें सर्कुलेशन का फ्लो पता है। अगर मैं बात करूं, लेट मी स्टार्ट। राइट वेंट्रिकल, इमेजिन करो, सब लोग अपनी नोटबुक में ये वाला डायग्राम बनाओ फटाफट से, और मुझे फिर आंसर देना साथ साथ। ये बॉक्स वाला डायग्राम याद है पूरा? ऊपर से कौन सी ब्लड वेसल आ रही है, नीचे से कौन सी जा रही है, ठीक है। दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, जल्दी से बताओ मुझे। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? ये राइट वेंट्रिकल, जोया
प्रीति हार्दिक कौन बताएगा मुझे, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? आई गॉट वन आंसर, वेरी गुड लक्षिता। और कौन बताएगा? एक ही आंसर आया मेरे पास, एक और आंसर आ गया मेरे पास, दूसरा आंसर, वेरी गुड। प्रीति तो प्रीति गड़बड़ हो गई, ये राइट वेंट्रिकल, इससे ब्लड जाता है मेरे पास ऊपर लंग्स में, ठीक है, यहाँ से ब्लड आ रहा है मेरे इसमें, ठीक है ना, और मेरी बॉडी ऑर्गन से ब्लड आ रहा है यहाँ पे। ओके, सो मेरे लंग्स राइट वेंट्रिकल, मेरे राइट वेंट्रिकल, ये मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल, इससे ब्लड जाता है लंग्स में, ठीक है, और किसके थ्रू जाता है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। किसके थ्रू जाता है? पल्मोनरी आर्टरी। ये थी मेरी पल्मोनरी वेन, इट वाज माय आयोटा एंड इट वाज द वेना केवा, ठीक है। देख लो अब तुम अपने हाल, इसका डायग्राम भी तो नहीं बना पा रहे, इट मींस यू गाइस आर नॉट रिवाइजिंग टॉपिक, राइट? तुम लोग रिवाइज ही नहीं कर रहे हो, दिस इज द रीजन कि तुम लोग अभी नहीं कर पाए, अदरवाइज मेरे पास बहुत सारे आंसर आ जाने चाहिए थे। जोया, आंसर नहीं आया मेरे पास इस चीज का, वेरी बैड, सीरियसली। राइट वेंट्रिकल से, अब मैंने बना दिया डायग्राम, अब प्लीज बताओ राइट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है ब्लड? जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ अभी एंड गिव मी द आंसर। आर्यन अभी हम लंग्स में, लंग्स में जा रहा है, राइट? तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है लंग्स में, और कैसा ब्लड है? इस साइड में कौन सा ब्लड फ्लो कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, इस साइड में ब्लड फ्लो करता है ऑक्सीजनेटेड, है ना, और इस साइड में मेरा कौन सा ब्लड फ्लो कर रहा है? जो बॉडी ने यूज कर लिया है, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड। इतना बेसिक नॉलेज तुम लोगों को अभी होना चाहिए, राइट हार्दिक? तो लंग्स से कैसा ब्लड जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग में। अब लंग्स से फिल्टर होके यहां से गया पल्मोनरी, ठीक है, ये वाला हिस्सा भी मैं इसकी बात कर रही हूँ, बस यहाँ से यहाँ गया ब्लड, और लंग्स से ब्लड आया कौन सा? लंग्स से अब ब्लड आ कौन सा रहा है? ये पढ़ लिया मैंने, राइट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड, यहाँ गया ऑक्सीजनेटेड, तो लंग्स से मेरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, किस में आ रहा है? कौन से चेम्बर ऑफ हार्ट में? राइट, लेफ्ट एट्रियम, राइट, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में आ गया, लेट मी चेंज द कलर, लेफ्ट एट्रियम में आ गया, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में आ गया, बिल्कुल सही बात है। अब लेफ्ट एट्रियम से मेरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ गई इरेजर? लेफ्ट एट्रियम से मेरा ऑक्सीजन, लेफ्ट एट्रियम से किस में आएगा ब्लड? लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, वो फ्लो लिख रही हूं मैं पूरा, देखो तुम, लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड। हाँ लक्षिता, वही होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जो बॉडी ने रेस्पिरेशन कर लिया और CO2 ब्लड में रिलीज कर दिया, सो दैट इज CO2 रिच ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजन भी होता है बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज हायर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब बताओ लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है? बॉडी ऑर्गन्स में जा रहा है, किसके थ्रू? आयोटा, आयोटा के थ्रू, ठीक है। तो यहां से ब्लड गया मेरा बॉडी ऑर्गन्स में, बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट लंग्स, है ना, एक्सेप्ट लंग्स, ये याद रखना, किसके थ्रू? आयोटा के थ्रू, और कैसा ब्लड था? ऑक्सीजनेटेड। फिर बॉडी पार्ट्स ने जब यूज कर लिया तो ब्लड कहाँ पे आ गया मेरा? बॉडी राइट पार्ट्स एट्रियम, ने जब यूज कर लिया तो ब्लड मेरा राइट एट्रियम में आ गया, ठीक है। ये कौन सा ब्लड था मेरा? डीऑक्सीजनेटेड। राइट एट्रियम से फर्दर वही होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तुम्हारा कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। फिर पूरी साइकिल, अब देखो इस पूरे साइकिल को, इस पूरे बॉक्स को मैं सेंटर में से डिवाइड करूंगी ऐसे, इसको मैंने दो हिस्सों में बांट दिया। क्यों मैंने इसको दो हिस्सों में बांट दिया? यहाँ से वाई,
इधर वाला जो हिस्सा है राइट वेंट्रिकल से, ये और ये वाला, ये ऊपर वाला हिस्सा है पूरा, ये राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाना, लंग्स से वापसी लेफ्ट एट्रियम में आना थ्रू पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। ये क्या थी? पल्मोनरी आर्टरी, और ये क्या था? पल्मोनरी वेन। ठीक है। और इधर वाला हिस्सा जो ये लेफ्ट, ये वाला जो हिस्सा है, ये नीचे वाला है सारा, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा बॉडी ऑर्गन में जाना, यानी ये वाला पार्ट, और बॉडी ऑर्गन से वापसी हार्ट में। तो हार्ट से लंग्स में जाना, लंग्स से वापसी हार्ट में आना, वो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। एक सर्कल हुआ ना, लंग्स, हार्ट से लंग्स में जाना, लंग्स से वापसी हार्ट में आना। ठीक है, दिस वाला पार्ट इधर वाला है, ये है तुम्हारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये क्या है तुम्हारा? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और हार्ट से तुम्हारे बाकी बॉडी ऑर्गन्स में जाना एक्सेप्ट लंग्स, और वहां से वापसी हार्ट में आना। दो साइकिल हो रही है ना, एक तो लंग्स में घूम रही है, एक बॉडी ऑर्गन्स में, वो होती है तुम्हारी सिस्टमिक सर्कुलेशन। दिस इज योर सिस्टमिक सर्कुलेशन। आई बात समझ में? यस और नो एवरीवन? बात समझ में आई? यस Yes. और नो? अभी ऑल राइट, हिमानी, गरिमा, इज इट क्लियर? ठीक है, so that's why double circulation, in which we have pulmonary circulation and systemic circulation. Now I can write the definition here कि what is systemic circulation. Systemic circulation यानी वही बॉडी से रिलेटेड है ना, तो फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब तुमने डायग्राम बना रखा है सबने सामने, मेरी डेफिनेशन देखो और उससे क्रॉस चेक करो। फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, फ्रॉम, जो ऊपर में देखो बनाई थी ना पूरी सिस्टम, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, दैट इज सिस्टम, बॉडी सिस्टम। ठीक है, एंड वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का वापसी आना। ठीक है, एंड deoxygenated blood from various parts back to the right atrium, from various part to the right atrium। ठीक है, to the right atrium, गया लेफ्ट वेंट्रिकल से था यहां से, ठीक है, और आया राइट एट्रियम में है, लेकिन बॉडी में जाना और वापसी बॉडी से हार्ट में आना इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हो जाएगा मेरा? फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड from right ventricle टू दी लंग्स। ठीक है ना, पल्मोनरी यानी लंग्स, उन दोनों ब्लड वेसल्स के नाम भी ऐसे थे ना, पल्मोनरी आर्टरी, बिकॉज पल्मोनरी इज रिलेटेड टू लंग्स। ठीक है, सो राइट वेंट्रिकल टू दी लंग्स एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू, बताओ कहां जाता है? फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, so this is your double circulation which includes pulmonary and systemic circulation। आई बात समझ में? yes or no? ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे, हमारा ये डबल सर्कुलेशन वाली बात भी हमें समझ में आई। अक्सर तुमसे डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, ठीक है, स्कूल एग्जाम में ना सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन में डिफरेंस पूछा जाता है तुमसे, तो वो तुमको पता होना चाहिए। अब एक छोटा सा चीज और मैं तुमको बताना चाह रही हूँ, सर्कुलेशन हमें ये तो समझ में आया कि हमारी पूरी बॉडी में हम सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमारे ब्लड का फ्लो, हमारे न्यूट्रिएंट का फ्लो, सब कुछ यहाँ से हो रहा है। ठीक है, कि तुम्हारे लंग्स से ऑक्सीजन आ रहा है, वो सारा सप्लाई हो रहा है, CO2 वापसी आ रहा है, लेकिन इसके अलावा कुछ और एक्सेसरी सर्कुलेटरी सिस्टम भी होते हैं जो मैंने तुमको एनिमल किंगडम में भी पढ़ाए थे, और तुम्हें इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर में ना उससे क्वेश्चंस थ्रू दिखेंगे। ठीक है, उससे तुम्हें क्वेश्चन दिखेंगे। तुम्हें याद है मैंने पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में तुमको बताया था? पहले हमने सर्कुलेशन में पढ़ा डबल सर्कुलेशन, अब मैं बता रही हूँ तुमको पोर्टल सर्कुलेशन।
इफ यू रिमेम्बर एनीवन, किसी को याद है मैंने पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में बात किया था हमने? ये मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि यहाँ से हमसे एक दो क्वेश्चन तुम्हें प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, तो यू नीड टू हैव अ रफ आइडिया कि पोर्टल सर्कुलेशन क्या होती है। Let me explain to you about portal circulation. What is portal circulation? ठीक है, ये स्कूल एग्जाम्स में इतना नहीं पूछा जाता है हमसे, बट हमें एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली इज अ पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो देखो नॉर्मली क्या हो रहा है, हमें एक बात पता है कि जो आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दिस इज कैरी बाय वेन्स। तो जितने भी तुम्हारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जितने भी तुम्हारे, हम क्या पढ़ते हैं वीने केवा, कि जो ऑर्गन है वो इस डायग्राम में हम क्या देखते हैं कि बॉडी ऑर्गन्स में, बॉडी ऑर्गन से जितना भी ब्लड होता है दैट इज कलेक्टेड बाय वीने केवा और इट्स ब्रांचेस। वीने केवा अकेली थोड़ी ना करती है, रीनल वेन, हिपैटिक वेन, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग वेन्स इसकी ब्रांचेस जाती हैं जो जहां से ब्लड कलेक्ट करती हैं। कई बार इसके अलावा ना एक एक्स्ट्रा सिस्टम प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, एक्स्ट्रा बाईपास, कि कुछ वेन्स ना बहुत ही स्मार्ट हो जाती हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मान लो दिस इज ऑर्गन 1, this is organ 1. So what is happening in normal condition? A vein collects the blood from an organ by one set of capillary, ठीक है, and then it sends that blood through heart to lungs. यही तो काम है, हार्ट से लंग्स में पहुंचा देना। लंग्स के अलावा वेन्स किसी और ऑर्गन के पास ब्लड लेके नहीं जाती, मतलब उनका वो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है बॉडी का, है ना। तो भैया मेरा काम है, मेरे घर से एक ट्रक जाता है, उसको एक XYZ एड्रेस पे पहुंचाना है, वो कुछ और काम नहीं करेगा, वो मेरे घर से जाके उस एड्रेस पे ही पहुंचाएगा। लेकिन कभी अब उसने कहीं से ब्राइब ले लिया, ठीक है, उसने क्या किया, उस पर्टिकुलर एड्रेस की जगह दूसरे एड्रेस पे भी मेरा सामान सप्लाई करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम हमारी बॉडी में होता है इन विच अ वेन, ठीक है, इन विच दिस इज ऑर्गन 1, दिस इज ऑर्गन 2। तो ऑर्गन 2 नॉर्मली होते हैं लंग्स, एक्सेप्ट लंग। नॉर्मल काम वेन का क्या होता है, लंग्स तक पहुंचाना उस ब्लड को ताकि उसका प्योरिफिकेशन हो सके। बट व्हाट हैपेंस इन सम केस, अ वेन, ठीक है, इट कलेक्ट्स ब्लड इट फ्रॉम अ सेट ऑफ कैपिलरी। वेन डिवाइड होती है ना पहले कैपिलरी में, दीज आर द सेट ऑफ कैपिलरीज, ठीक है, पतला पतला सेट ऑफ कैपिलरीज है। इसने यहाँ से ब्लड कलेक्ट किया, इस वेन ने कलेक्ट किया ब्लड को, ठीक है, and it distributes this blood to any other organ, दूसरे organ के पास सप्लाई कर दिया through another set of capillaries, ठीक है। so this is a vein, this is a vein, ठीक है, this is capillary set 1, ठीक है, this is capillary set 2। ओके तो नॉर्मली ये लंग्स के पास जाना था पर उसने कहीं और सप्लाई कर दिया। तो ऐसे वीनस सर्कुलेशन को, किसको, वीनस सर्कुलेशन, ऐसी वेन को हम बोलते हैं पोर्टल वेन। क्या बोलते हैं, पोर्टल वेन। और ऐसे सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन, क्योंकि सर्कुलेट ही तो कर रहा है, गलत कर रहा है बट ट्रांसपोर्ट तो कर ही रहा है। तो पोर्टल सिस्टम जो होता है वो अक्सर वीनस सिस्टम होता है, आर्टीरियल नहीं होता है। कैसा होता है, वीनस होता है। क्या इतनी बात आप सबको समझ में आई, यस और नो? मैंने बहुत ब्रीफ में ऐसा बताया, बस ABCD करके हमने बात की है, हमने कोई नाम नहीं पढ़ा, हमने किसी पोर्टल सिस्टम का नाम नहीं पढ़ा, बस क्या कर रहा है हमने उसकी बात कही है। इतनी बात समझ में आई सबको, यस और नो? Zoya, Lakshita, Preeti, Garima, Abhi, I need thumbs up from each and every one of you. हार्दिक, हिमानी, ठीक है, चलो लेट मी राइट द डेफिनेशन फॉर यू एज वेल, वरना तुम लोग भूल जाओगे, तब तक तुम ये लोग। Now we can see the definition here: a vein which collects the blood from one organ through a one set of capillaries and travels this and distribute the blood to some other organ through another set of capillaries, right? Instead of sending the blood to heart or to lungs via heart, ठीक है, such vein is called as portal vein, ठीक है, मैं next page पे जा रही हूँ। Such vein is called as portal vein. Such vein is पोर्टल वेन, ठीक है।
तो याद रखना जो तुम्हारा ये पोर्टल सर्कुलेशन होता है ये क्या होता है, बेसिकली तुम्हारा वीनस सर्कुलेशन होता है। इतनी बात समझ में आई? यस और नो? एंड इट फॉर्म्स पोर्टल सिस्टम। हमारे में 2 पोर्टल सिस्टम होते हैं। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, नोट डाल के आप लिख लेंगे। इन ह्यूमंस, ठीक है, इंसानों में 2 पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 2 पोर्टल सिस्टम? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक मतलब रिलेटेड टू, बता सकते हो मुझे? हिपैटिक मतलब कहाँ हम हिपैट वर्ड यूज करते हैं? रिलेटेड टू विच ऑर्गन? जैसे पल्मोनरी इज रिलेटेड टू लंग्स, मतलब कहीं भी पल्मोनरी है तो मुझे इतना तो पता है कि लंग्स की बात हो रही है। तो रीनल का मतलब हो गया रिलेटेड टू किडनी। तो व्हाट इज द मतलब ऑफ हिपैटिक? हम मीनिंग लीवर ऑफ से रिलेटेड। हिपैटिक to liver का portal system, and there is one more portal system just with the body, that is hypophyseal portal. Hypophyseal portal system, ठीक है। ये पोर्टल सिस्टम आपका पता है बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, ठीक है। बिटवीन लक्षिता, तो मैंने अब कैमरा ऑफ कर दिया बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू ना, अभी नहीं लैग करेगी आवाज। बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कहाँ होते हैं हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी? कुछ आइडिया है, दे सकते हो मुझे? हम ब्रेन में। ब्रेन में, वेरी गुड, ठीक है। तो वहां पे ये पोर्टल सिस्टम होता है। उनके बारे में एंडोक्राइन जब हम पढ़ेंगे आई टेल यू अ बिट, क्योंकि तुम्हें पोर्टल सिस्टम पता होगा क्या होता है, ठीक है। लेट मी टेल यू अबाउट अ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, बिकॉज यहाँ से तुमको ना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मिलेंगे अपने इस चैप्टर के। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, गरिमा तुमने तो कर भी लिए क्वेश्चन, शायद तुमने कल मुझसे पूछे थे तो उसमें भी तुम्हें दिखे होंगे ना हिपैटिक पोर्टल, यस और नो? मिले थे क्वेश्चन हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के? यस मैम। एक से, है ना? हाँ, लो लक्षिता लिखो, ठीक है। हाँ, तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम से नाम से इतना तो समझ में आता है कि दिस इज द पोर्टल सिस्टम ऑफ लिवर, रिलेटेड टू लिवर, ठीक है। सो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, देयर इज अ लार्ज वेन व्हिच इज कॉल्ड एज द हिपैटिक पोर्टल वेन, ठीक है। तो ये वेन क्या करते हैं, मतलब मान लो दिस इज अ लार्ज वेन, दिस इज अ लार्ज वेन which is called as hepatic portal vein, ठीक है। It receives what it does, ठीक है। ये क्या करती है, इट इंक्लूड्स, मतलब ये ना ब्लड कलेक्ट कर रही है, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। कहां से? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सो इट कलेक्ट्स ब्लड, ऐसे, ठीक है। इट इज कलेक्टिंग ब्लड कहां से? फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है तो वहां से ये ब्लड इकट्ठा करती है। इट्स लाइक बाईपास होते हैं कि सीधा रोड ना जाके कहीं और से चले जाते हैं, तो वैसा सा कुछ काम यहाँ पे होता है। तो वेरियस पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, वहां से ये ब्लड इकट्ठा करती है, ठीक है। और वहां से ब्लड इकट्ठा करके व्हाट इट डज, ठीक है, इट बाइफरगेट, ये बाइफरगेट हो जाती है ऐसे राइट और लेफ्ट ब्रांच में, फिर ऐसे डिवाइड हो जाती है राइट और लेफ्ट ब्रांच में, ठीक है। किस किस में डिवाइड हो जाती है? राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस। क्यों? क्योंकि लिवर के 2 लोब होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि लिवर के 2 लोब होते हैं। देन आफ्टर दैट इट एंटर्स इनटू lobes of liver, enters into lobes of liver, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? फिर यहाँ से लिवर जाता है, जो तुम्हारा वो मेजर काम होना है। फिर यहाँ से तुम्हारी होती है हिपैटिक वेन। कौन सी होती है? हिपैटिक वेन, जो ब्लड को लेके जाती है किसके पास? एट द एंड इंफीरियर वीने केवा।
फिर इंफीरियर वेना केवा कहाँ लेके जाती है तुम्हारे ब्लड को, हार्ट में लेके चली जाती है, हार्ट से फिर वो लंग्स में चला जाता है। तो सीधा नॉर्मली तो ये सीधा ट्रैक ये वाला था, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से सीधा कहाँ जाता, हार्ट में जाता। तो ये रास्ता फॉलो करने की बजाय व्हाट इट डज, इट फॉलोड दिस पाथवे, ठीक है, विच फर्स्टली एंटर्ड इनटू लंग्स, ठीक है, पहले लंग्स में एंटर किया, सॉरी लिवर में एंटर किया, लिवर से फिर वापसी वहां चला गया। इज इट क्लियर? इतनी बात समझ में आई सबको? यस और नो? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी बताओ। हार्दिक, लक्षिता, गरिमा, अभी, हिमानी, अभी, आर्यन, आर्यन कहाँ गया ये? है तो यही। हाँ लक्षिता पूछ। What it does, तुम्हारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, उसको वहां से एब्जॉर्ब करती है और लिवर के पास ले आती है फॉर यूटिलाइजेशन, बिकॉज हमें पता है लिवर का ही काम होता है बहुत सारा। और ये क्या करती है, जैसे अमोनिया लिवर में जो डीएमिनेशन हो रहा है, ठीक है, उसका वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करती है। तो तुम्हारा जो इंटेस्टाइन है वहां से प्रोटीन्स को सीधा लिवर तक ले आई, तो वो एक शॉर्टकट हो गया है ना, वो सारे एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस को डायरेक्ट लिवर तक पहुंचाने का ये तरीका हो जाता है थ्रू हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, बात समझ में आई? और हाइपोफिजियल अभी मैं डिटेल में नहीं समझा रही हूँ, वो हम एंडोक्राइन में तब तुमको पूरा डायग्राम के साथ तब मैं पढ़ाऊंगी। ऑलराइट, सो प्लीज याद रखना व्हाट इज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, व्हाट इज अ पोर्टल सिस्टम। तो अभी हमने सर्कुलेशन की बात की, हम डिस्कस्ड अबाउट डबल सर्कुलेशन, उसके बाद हमने बात करी तुम्हारा पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम की बीमारियों के बारे में हमें बात करनी है। जैसे हमने रीनल सिस्टम के डिसऑर्डर्स की बात की थी कि वहां पे कौन कौन सी बीमारियां हैं, हमने बहुत सारी पिछली क्लास में भी और आज भी हमने छोटे छोटे से टॉपिक्स जो इस चैप्टर के थे वो सब खत्म कर दिए हैं। इसके बाद हम लोग के सिर्फ कार्डियक साइकिल रह जाएगी। खूब सारा टाइम मैंने तुम लोगों को दे दिया है कार्डियक साइकिल कराने से पहले कि तुम लोग सब चीजें अच्छे से पढ़ लो। सबसे कॉमन डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, दैट इज हाई बीपी, है ना, काफी कॉमन है। यस और नो? हर घर में किसी ना किसी को तो बीपी ज्यादा होने की टेंशन होती है, डिजीज होती है, दैट इज हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन। नाम सुना है? यस और नो? दिस इज द कॉमनेस्ट। ठीक है, हमें पता है बीपी क्या होता है। व्हाट इज द नॉर्मल बीपी, बता सकते हो मुझे? व्हाट इज द नॉर्मल बीपी? पिछली क्लास में बताया है मैंने, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी। हम डायस्टोलिक 70 to 90, वेरी गुड। और सिस्टोलिक सिस्टोलिक 110 और to 100। एवरेज हम कैलकुलेट करते हैं 120/80 mm ऑफ Hg, है ना। सो ये एक नॉर्मल एडल्ट का इतना बीपी होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रेशर वैरी करता है विद एज, याद रखना, छोटे बच्चे का अलग होता है, ओल्ड एज में अलग हो जाता है। लेकिन व्हाट इज हाइपरटेंशन? व्हेन वी कंसीडर अ पर्सन हैज अ हाई बीपी, रेंज बताई अभी आर्यन ने 110 से 140, है ना। तो व्हेन द बीपी इज बियॉन्ड 140 mm ऑफ Hg, सिस्टोलिक। ठीक है, तो हाई बीपी क्या होगा? बियॉन्ड 140 mm ऑफ Hg, इससे ज्यादा है और बहुत रेगुलर बेसिस पे, ये कौन सा होता है? सिस्टोलिक। ठीक है, एंड डायस्टोलिक इज मोर देन 90, क्योंकि आर्यन ने अभी रेंज बताई, दैट इज 90 तक, 70 to 90। तो डायस्टोलिक बीपी इज मोर देन 90। So in this case, this is considered as high blood pressure, but this is not hypertension। ठीक है, कभी कभी तो हो जाता है ना, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया बहुत ज्यादा, तुम पढ़ नहीं रहे हो, मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा बीपी ऊपर चला गया, ठीक है, बट इट डजंट मीन आई एम सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। हाई बीपी कभी कभी तो कैसे भी हो जाता है, बट व्हेन इट इज कांस्टेंट, जब हम डेली मेजर कर रहे हैं, तो मेरा बीपी 10 दिन 15 दिन 20 दिन देख लो, ऑन रेगुलर बेसिस मेरा बीपी इतना ही जा रहा है, तब तुम बोल सकते हो जी मैम को हाइपरटेंशन है। एक दिन आज हुआ था मेरा बीपी हाई है बस, ठीक है, और रेगुलर बेसिस पे अगर है, देन आई एम सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। सो अ कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, rise in arterial blood pressure, in arterial
blood pressure is called as hypertension. ठीक है, और हाई बीपी बिल्कुल अच्छा नहीं होता, मतलब इसको ना एक साइलेंट किलर बोला जाता है। तुमको ऐसा लगा बीपी तो है, क्या ही हो जाएगा, ठीक है, पर जब भी तुम डॉक्टर के पास जाते हो वो पल्स चेक करता है, वो दिल की धड़कनें सुनता है, वो बीपी चेक करता है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे वाइटल्स होते हैं बॉडी के, ये तुम्हारे हेल्दी लाइफ को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। हाई बीपी कैन किल यू, ठीक है, इट इज द प्रेशर ऑफ ब्लड, ये ब्लड प्रेशर है। एक लिमिट के बाद अगर तुम, मतलब मान लो तुमने बलून में हवा भरी हुई है, बलून में हवा भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, एक लिमिट तक तो वो झेल रहा है। अगर तुम बिल्कुल ही मतलब कॉन्टिन्यूस उसमें हवा भरते रहोगे तो क्या होगा बताओ? बर्स्ट हो जाएगा बर्स्ट वो, हो जाएगा। है ना? बिल्कुल ऐसा तुम्हारी बॉडी में भी हो सकता है। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्टिन्यूअस हाई बीपी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, इट्स अ साइलेंट किलर। धीरे धीरे तुम्हारे ब्लड की वॉल की इलास्टिसिटी को खत्म कर देगा, इतना हाई बीपी इलास्टिसिटी को खत्म कर देगा, बिल्कुल सही, अभी बर्स्ट हो जाएगा। तुम्हारे हर ऑर्गन में ब्लड सप्लाई हो रहा है, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिवर, ब्लैडर, एवरीथिंग, ठीक है, कहीं भी कुछ भी साइड इफेक्ट्स हो सकता है। हाई बीपी धीरे धीरे तुम्हारे ऑर्गन्स को खराब करना शुरू कर देगा, ठीक है, तो इसलिए बीपी को कभी हल्के में मत लेना, किसी को भी घर में है। हाई बीपी इज हाइपोटेंशन, लो बीपी, ठीक है, फॉल इन बीपी क्या होगा बता सकते हो? हाइपोटेंशन, ठीक है, हाइपोटेंशन। तो ये तो हमने पहली। बीपी नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा बताया था मैंने, बताना जरा। स्पाइगमोमेनोमीटर, राइट, बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट डिजीज की हम बात करते हैं, यहां से तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ कल मेरा गरिमा ने मुझसे तो लो बीपी वाला रहेगा। हाइपोटेंशन, ओके। ठीक है, गरिमा ने कल डिजीज, इस पे तुमको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। क्या हुआ लक्षिता? ठीक है, सो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? ये बेसिकली इट इज अ डिजीज जहां पे लिपिड होता है। हम बोलते हैं ज्यादा फैट मत खाओ, ज्यादा घी मत खाओ, तला हुआ मत खाओ, नुकसान करता है, दिल खराब हो जाता है, दिल की बीमारी हो जाती है। और तो टीवी में तुमने ये सफोला ऑयल वगैरह के ऐड देखे हैं, कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल, घी, तेल, यस और नो? बड़े फैसिनेटिंग से ऐड आते हैं कि इट इज कोलेस्ट्रॉल फ्री और दिल का रखे ख्याल टाइप काइंड ऑफ, ठीक है। तो हाँ बोलो लक्षिता। मैम ये स्पेलिंग क्या लिखी है आपने? HERO स्क्लेरोसिस, SCLEROSIS, ठीक है। तो ऐसे, वेरी गुड प्रीति। तो हम लोग क्यों घी खाने से मना करते हैं? सिर्फ मोटापा कारण नहीं है, चलो मोटापा तो होता है, तुम प्रिटी नहीं रह जाते हो, तुम सुंदर नहीं दिखते, तुम्हें ऐसा लगता है, पर सभी लोग भी बड़े क्यूट होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो एक है सेकेंडरी फैक्टर। बट उसके अलावा क्या होता है, जो फैट होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो लिपिड होता है, कई बार ना वो आके तुम्हारी आर्टरीज में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म तुम्हारी जो आर्टरी है, जो ब्लड को सप्लाई कर रही है हार्ट पे, इसके पास इसके अंदर आके मान लो ऐसे फैट इकट्ठा हो गया ऐसे, दिस इज लिपिड, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल हाई होना ना दिल के लिए अच्छा नहीं होता, बिल्कुल अच्छा नहीं होता, और दिल तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है। सो व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस? इट इज कॉज्ड ड्यू टू, उस बीमारी को जब ये इकट्ठा हो जाता है ना, उसको बोलते हैं इट इज कॉज्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिपिड्स, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिपिड्स यानी फैट, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज अ स्टीरॉल, हमने पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है, ऑन द वॉल लाइनिंग ऑफ, all the wall lining of large and medium sized arteries, ठीक है, वहां पे लिपिड्स इकट्ठा शुरू होने लग गया। ऐसे डिपोजिशन को हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग। क्या बोलते हैं हम इसको? एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग।
ठीक है, इतना समझ में आया? यस और नो? पहले कैसे शुरू होता है, धीरे, सबसे पहले धीरे धीरे डिपोजिशन होने लग जाता है थोड़े थोड़े कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स का, ठीक है, उसके तुम्हारे आर्टरीज के स्मूथ मसल्स ट्यूनिका इंटिमा में, फिर धीरे धीरे वो ग्रो करना शुरू कर जाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले ये आर्टरी का जो ल्यूमेन था वो इतना था, अब कितना ल्यूमेन रह गया, इतना सा रह गया, ब्लड को जाने के लिए जगह ही कहाँ मिलेगी, इतना सा बच गया, बस जगह ही नहीं है ब्लड के फ्लो करने के लिए। आर्टरी धीरे धीरे ब्लॉक भी तो हो सकती है ना, तो जिससे क्या हुआ, इट रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ ल्यूमेन साइज, रिडक्शन ऑफ ल्यूमेन साइज। अब जैसे ही तुम्हारा ल्यूमेन साइज कम हो गया, जैसे ही तुम्हारा ल्यूमेन साइज कम हो गया, ठीक है, लीड्स टू रिडक्शन इन फ्लो ऑफ ब्लड, हार्ट अटैक। बिल्कुल, रिडक्शन इन फ्लो ऑफ ब्लड, जा ही नहीं रहा हार्ट के पास ब्लड, हार्ट के पास ब्लड ही नहीं जाएगा तो पंप कैसे करेगा, ऑर्गन्स को ब्लड कैसे मिलेगा, ठीक है। अब कभी कभी बहुत ही सीवियर, कभी कभी तुमने सुना भी होगा कि क्या हुआ, बाईपास सर्जरी हुई है, क्यों, आर्टरी ब्लॉक हो गई थी, दिल की एक आर्टरी ब्लॉक हो गई थी, है ना, तो वो इसी की वजह से हो जाती है। इसलिए ऑयल, घी, तेल, कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें अवॉइड बोली जाती है, स्पेशली ओल्ड एज वाले पेशेंट्स को जिनकी एज थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इट कैन ब्लॉक दी, मतलब रिड्यूस तो कर रहा है, इट कैन ऑल्सो ब्लॉक, राइट। तो अब डिपेंड करता है कौन से ऑर्गन में, है ना, ऐसी है जो कोरोनरी आर्टरी में, मतलब किसी भी आर्टरी में हो सकता है ऐसा, बॉडी की किसी भी आर्टरी में, तो उस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई रुक जाएगा और वो ऑर्गन खराब होने लग जाएगा। लेकिन अगर ये कोरोनरी आर्टरी कौन सी होती है, जो ब्लड सप्लाई कर रही है हार्ट को, बाकी तो ब्लड हार्ट के अंदर फिल हो रहा है, वो बात ठीक है तुम्हारी, पल्मोनरी आर्टरी, तुम्हारी आयोटा, ये सब आर्टरीज क्या कर रही है, ब्लड को लेके आ रही है, कहाँ पे, हार्ट में, ताकि वो पंप कर पाए। पर हार्ट की खुद की ब्लड सप्लाई भी तो होगी ना कोई, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, जैसे बाकी ऑर्गन्स को कैपिलरी के थ्रू किया जाता है, दैट इज कोरोनरी आर्टरी। तो अगर ये कोरोनरी आर्टरी में होंगे तो ये हार्ट को ब्लॉक कर देंगे, फिर जैसा बताया क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक, ठीक है। तो इफ फॉर्म्ड इन कोरोनरी आर्टरी, इफ फॉर्म्ड इन, ये दिल की आर्टरी होती है, दिल को सप्लाई करती है, इन कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, रिड्यूस ब्लड टू हार्ट, यानी ब्लड को सप्लाई नहीं मिल रही वो अपना काम कर सके, जब ब्लड को, सॉरी, हार्ट को सप्लाई नहीं मिल रही, जब हार्ट को ग्लूकोज ही नहीं मिलेगा, हार्ट को अमीनो एसिड नहीं मिलेगा, तो उसके पास एनर्जी कहाँ से आएगी काम करने की, है ना। सो रिड्यूस ब्लड सप्लाई ऑफ ब्लड टू हार्ट, ठीक है, विच लीड्स टू हार्ट अटैक और स्ट्रोक। तो देखो कितना ज्यादा हानिकारक होता है, ठीक है। बात समझ में आई सबको, एथेरोस्क्लेरोसिस समझ में आ गया, यस और नो? इफ यस, गिव मी अ वेरी क्विक थम्स अप एवरीवन। इज एथेरोस्क्लेरोसिस क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो नाउ वी आर डन विद मेजर 2 डिजीजेस, उसके बाद 2-3 छोटी छोटी बीमारियां और हैं, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, एंड द नेक्स्ट क्लास होपफुली विल कवर दिस चैप्टर, राइट। प्लीज सॉल्व द मॉड्यूल। एथेरोप्लेग, ये जो इकट्ठे हो गए हैं ना लक्षिता, ये दीज आर प्लेग्स, ठीक है, ये टुकड़े हैं फैट के जो इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। तो प्लीज मॉड्यूल सॉल्व करो, एक्सक्रीटरी का मॉड्यूल पूरा सॉल्व करो, और मैं इसका मॉड्यूल भी अपलोड कर दूंगी, देन यू कैन गो थ्रू दैट एंड रीड द चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी एज वेल, ठीक है, एंड प्रैक्टिस एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इज इट क्लियर, यस और नो? ऑलराइट, चलो, दिस इज इट फॉर टुडे। मैम, हाँ बोलो गरिमा। मैम स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक, चलो स्ट्रोक ले रखते हैं, ठीक है। कोई बता सकता है, वैसे नाम सुना है तुमने, स्ट्रोक क्या होता है? कैन एनीवन टेल? चलो हम डिस्कस ही ब्लॉकेज हो कर लेते जाती है उससे बोल। हैं। ओके, टीवी में भी देखा होगा स्ट्रोक तो तुम लोगों ने बहुत बार, स्ट्रोक, बताओ बताओ। स्ट्रोक का मतलब होता है जब भी ऐसा कुछ हो जाता है ना तो ब्रेन में डैमेज हो जाती है, ठीक है। सो डैमेज टू ब्रेन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, ठीक है, या ब्रेन में जब भी कोई आर्टरी रप्चर हो जाए ड्यू टू हाई बीपी, तो ब्रेन की एक्टिविटी हम पर हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोक,
ओके तो इस केस में जब हार्ट को ही ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, तो ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो उससे तुम्हारी ब्रेन की ब्लड सप्लाई रुक जाएगी और ब्रेन भी ठीक से काम करना बंद कर सकता है, विच में लीड्स टू स्ट्रोक, जिसको हम CVA भी बोलते हैं। CVA यानी सेरिब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट। ठीक है, सेरिब्रो यानी ब्रेन का एक्सीडेंट हो गया ड्यू टू एनी प्रॉब्लम इन देयर वास्कुलेचर, वास्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, इट कुड बी हाई BP और डेफिशिएंसी टू ब्लड सप्लाई। इज इट क्लियर? ऑल राइट, चलो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। कीप स्टडिंग। मैम BPM की फुल फॉर्म क्या होती है? किसकी? BPM कहाँ पढ़ाई है? हम ऐसी थी मैम, उसमें लिखा हुआ। बताओ। BPM stands for beats per minute, पागल। 72 BPM, beats per minute। ओके, ठीक है ओके। आरन? ठीक है, चलो बाय।